हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। दिस इज गॉस लॉ। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग गॉस लॉ। तो इसमें सबसे पहला जो गॉस लॉ जो थ्योरम बोलता है उसको एक बार देखते हैं। द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि अगर हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी एक क्लोज सरफेस को लेते हैं, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन लाइक अगर मेरा यहाँ चार्ज है Q1 चार्ज है, इधर की साइड में मेरा Q2 चार्ज है, यहाँ कोई Q चार्ज है, तो ये बोला है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये हमारा क्लोज सरफेस हो गया, किसी भी शेप का हो सकता है, क्लोज सरफेस इक्वल्स द, तो इससे जो फ्लक्स हमारा पास हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यह इक्वल होगा द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर इसको हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो दिस इज माय सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, स्मॉल एरिया ds है, इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज बेसिकली द गॉस लॉ थ्योरम। ये हमारा गॉस लॉ का ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ मेन बात ध्यान देने वाली ये है कि उस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ द ऑल चार्जेस प्रेजेंट, जो भी उस स्पेस में प्रेजेंट चार्जेस हैं लाइक Q1 Q2 कैपिटल Q और एनी अदर चार्ज। लेकिन यहाँ जो हमारा राइट हैंड साइड में जो हमारा चार्ज लिया जाएगा इसको इक्वल करने के बाद इज ऑलवेज बी चार्ज इनक्लोज द ये गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं, एक बार प्रूफ देखते हैं। एक्चुअली हिस्टोरिकली कूलम्ब्स लॉ पहले आया था, तो इसी के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ हम इसका प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं, केस 1 हमारा है कि फ्लक्स ड्यू टू इंटरनल चार्ज। सपोज O पॉइंट पर मेरा चार्ज Q रखा हुआ है, ये मेरा क्लोज सरफेस है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इधर की साइड है। दिस इज माई स्मॉल सरफेस एरिया डेल एस। तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर इधर दोनों के बीच में जो एंगल बना है, जनरलाइज्ड इक्वेशन में ले रहा हूँ, तो ये एरिया वेक्टर ने एक जो एंगल बना, दिस इज अल्फा एट पी पॉइंट। क्लियर। तो इसके केस में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो ये बोलेगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है आपकी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कूलम्ब्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी इस पी पॉइंट पर, अगर ये डिस्टेंस अगर मैं आर लूँ तो यहाँ पर हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सही है, ये कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट विच इज द डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओ है, हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को अगर ओपन करूँ तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ ई की जगह मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है यानी स्मॉल एरिया तो डेल एस ले रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट हटाता हूँ, यहाँ पर एंगल आ जाएगा कॉस ऑफ एल्फा। सही है, ये आर स्क्वायर नीचे है, ध्यान दीजिएगा, ये आर स्क्वायर नीचे है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यानी कि इस पूरे एलिमेंट को मैं कुछ डेल फाई का नाम देता हूँ। दिस इज माई डेल फाई। सो डेल फाई वी हैव Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड दिस इज डेल एस इंटू कॉस अल्फा। सही है। अब इस पर्टिकुलर एरिया के लिए मैंने इस पर जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा पास हो रहा है उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी। तो अगर मैं इसको कंप्लीट सरफेस के लिए निकालना चाहूँगा तो क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा थ्रू आउट द सरफेस, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको टोटल जितने भी स्मॉल एलिमेंट होंगे उन सबका समेशन ले लेते हैं। तो जो फाइनली हमारे पास रहेगा Q तो चेंज नहीं हो रहा है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वैल्यू है डेल एस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसी का हमारा टोटल समेशन हो जाएगा इस थ्रू आउट द सरफेस के लिए। अब ये जो पार्ट है ये पार्ट बेसिकली क्या कहलाता है, तो इसको समझने के लिए इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग जनरली नाम देते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए पहले हमें
प्लेन एंगल को देखना पड़ेगा भाई, बेसिकली हमारा प्लेन एंगल क्या होता है। तो अगर हम प्लेन एंगल की बात करें कि भाई प्लेन एंगल क्या होता है, तो प्लेन एंगल हमको पता है कोई भी एक आर्क होगा, ठीक है, किसी भी मान लेते हैं अगर हमारा जैसे हमारा सर्कुलर हमारा आर्क है, तो इस वाले केस में हम लोग कहते हैं कि प्लेन एंगल के केस में this is my arc length L and this is my radius R, so this plane angle would be theta, so इस केस में हम कह सकते हैं arc upon radius L divided by R कह सकते हैं। जब यही केस हमारा सॉलिड एंगल का केस होता है जिसको ओमेगा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उस केस में हम इस लेंथ के बजाय हम एक एरिया लेते हैं, एक पूरा एरिया ले लेंगे। लेट्स सपोज दिस इज डेल्टा एस, और ये किसी पॉइंट पर जो हमारा पॉइंट जो इंटेंशन हम जो पॉइंट ऑफ इंटेंशन है उस पर अगर हम बात करें कि भाई इस पर ये कितना अपना सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इस एरिया को हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, इस एरिया के हर एल पेरिफेरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको अगर किसी स्ट्रिंग से इसके पेरिफेरी के सारे पॉइंट्स को स्ट्रिंग से इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर हम इसको लाइन ज्वाइन करें, डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, अगर लाइन ज्वाइन करें तो ये कुछ कोन टाइप का शेप बनेगा। इस कोन शेप में हम देखें कि इसने कितना सॉलिड एंगल फॉर्म किया है, तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला तैयार किया गया जो कि यहीं से डिराइव किया गया। लाइक आर्क अपॉन रेडियस था, तो यहाँ पर अगर डायमेंशन के दो टर्म लिए जाएंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर किया गया। सो दिस इज योर आर एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से मेरा सॉलिड एंगल डिफाइन किया गया। क्लियर? तो इस केस में मैं कह सकता हूँ दिस इज माई डेल एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इफ द डिस्टेंस इज आर फ्रॉम दिस पॉइंट। सही है। अच्छा, अगर स्मॉल स्मॉल लेंथ की बातें होती हैं, लाइक सपोज मैं यहाँ पर स्मॉल लेंथ लेता हूँ, स्मॉल लेंथ है डेल एल, और ये मेरा पॉइंट है जिस पॉइंट पे मेरे को प्लेन एंगल निकालना है, ये मेरा प्लेन एंगल मेरे को निकालना है। सो दिस डेल थीटा, ये डिस्टेंस आर है, तो मैं इसका इसके में कह सकता हूँ डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाई आर कह सकता हूँ, लेकिन स्मॉल पार्ट है, दिस इज डेल एल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अगर मैं इस बोलूँ इस लाइन ज्वाइनिंग थी इस ओ पॉइंट से इस एल के लिए, तो लाइन ज्वाइनिंग मेरी जो डिस्टेंस है दिस इज आर, लेकिन किसी केस में अगर ऐसा होता है कि दिस लाइन ज्वाइनिंग ओ पॉइंट पर लाइन ज्वाइनिंग और ये जो मेरा आर्क लेंथ है ये किसी कारणवश अगर मान लीजिए किसी एंगल से इंक्लाइंड हो, वेयर द समझ में आ रहा है ये कि अगर ये किसी कारणवश ये इंक्लाइंड हो, डेल एल अगर हमारा इंक्लाइंड होता है तो हम ये बातें करते हैं इंक्लाइंड, सपोज दिस इज एंगल इज अल्फा, अल्फा से ये इंक्लाइंड है, तो उस केस में अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द एंगल प्लेन एंगल एट दिस ओ पॉइंट डेल थीटा, तो उस केस में हम क्या करते हैं डेल एल का वो कंपोनेंट लेते हैं जो इसके क्या रहे, इसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर, इस लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्टली परपेंडिकुलर, तो वो जो कंपोनेंट आएगा वो हमारा कंपोनेंट ये वाला पोर्शन आएगा, इस वाले पोर्शन को हम लोग कह सकते हैं डेल एल कॉस अल्फा। सो वी हैव डेल थीटा यानी कि जो एंगल मेरा फॉर्म होगा प्लेन एंगल डेल एल अल्फा कॉस अल्फा, ये वाला पोर्शन मतलब क्या है कि आर लाइन के अलोंग जो हमारा पोर्शन आ रहा होगा दैट इज डेल एल कॉस अल्फा, तो डेल एल कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई दिस आर, ठीक है। तो इस केस में यानी प्लेन एंगल के केस में हम इसकी वैल्यूज को ऐसे डिफाइन करते हैं डेल एल कॉस अल्फा अगर ये इंक्लाइंड है तो लाइन ज्वाइनिंग से। सिमिलरली इस केस में जब सॉलिड एंगल की बातें करते हैं, सॉलिड एंगल में तुम्हें पता है कि डेल एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करना है, लेकिन किसी कारणवश अगर लाइन ज्वाइनिंग से जो एरिया है वो एरिया अगर इंक्लाइंड है and the area vector is making alpha with the line joining, suppose this is alpha, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक। तो उस केस में अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा कितना सॉलिड एंगल फॉर्म होगा, लेट्स सपोज दिस इज आल्सो ओमेगा, दिस इज माय ओमेगा, सो इन केस इस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोलेंगे दिस इज माय डेल एस का वेक्टोरियल कंपोनेंट एरिया वेक्टर का, तो इसमें हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि लाइन ज्वाइनिंग है इस पॉइंट से। क्लियर? तो ये कंपोनेंट कितना आएगा दिस इज डेल एस इफ द वेक्टर इज दिस, तो डेल एस वाला वेक्टर है ये, ठीक। तो इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा डेल एस कॉस अल्फा, तो सॉलिड एंगल केस में हम कह सकते हैं दिस इज डेल एस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द सॉलिड एंगल। तो हम अगर अपने गॉस थ्योरम पे वापस लौटे हैं तो गॉस थ्योरम में आप देखो क्या है कि जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है
जो वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि फ्लक्स की जो हमारी वैल्यू आ रही है, दिस इज डेल एस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज स्मॉल सॉलिड एंगल एट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस, यानी इसने कितना सॉलिड एंगल इस ओ पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, उस सॉलिड एंगल के बारे में ये बात कर रहा है। तो अगर इसको मैं थ्रू आउट द सरफेस अगर हम इसको समेशन इसका करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी 4 पाई आ जाएगी। 4 पाई इसका पर्टिकुलर केस में, जैसे पिछले वाले केस में मतलब कि जब सॉलिड एंगल की बातें हम लोग कर रहे थे, तो उस केस में अगर हम यहाँ बात करें कि भाई, उस केस में अगर हम देखें कि अगर सर्कुलर पार्ट है, ये एल लेंथ है, तो उस केस में हमारा प्लेन एंगल आ रहा होता, अगर मान लीजिए ये पूरा सर्कल हो जाता, ये पूरा सर्कल हो जाता, जो एल की लेंथ हो जाएगी वो आप क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी डिवाइडेड बाई आर। सो वी हैव 2 पाई सॉलिड, यानी कि एक सर्कुलर पोर्शन, एक सर्कल ने पूरा अपने इंटरनल किसी ओ पॉइंट पर यानी सेंटर पर इसने 2 पाई प्लेन एंगल दर्ज किया। सिमिलरली अगर हम एरिया की बातें कर रहे हैं सॉलिड एंगल में, तो हम इसको अगर एक पूरा स्फेयर ड्रॉ कर देते हैं, एक स्फेयर बना लेते हैं, तो इस केस में हमारा जो ओमेगा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो वी हैव 4 पाई सॉलिड एंगल। क्लियर। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर भी हम आते हैं कि हमारा क्लोज सरफेस तैयार हो गया है, अगर हमारा क्लोज सरफेस तैयार हो जा रहा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं द समेशन ऑफ दिस सॉलिड एंगल, दिस पर्टिकुलर एरिया का जो सॉलिड एंगल है वो समेशन क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। सो वी हैव क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज सॉलिड एंगल का समेशन, सो वी हैव दिस 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इज माई q divided by epsilon naught, and this q is what, q enclosed divided by epsilon naught। सो ये तो फ्लक्स हमने निकाला कि भैया इंटरनल चार्ज के केस में ये आएगा, लेकिन अगर यही चार्ज मेरा अगर आउटसाइड द क्लोज सरफेस होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में अगर हम देखें तो सारा सारा इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ तक सिमिलरली सेम आता, ठीक है। यानी कि अगर हम एक्सटर्नल चार्ज के बारे में बात करें, तो एक्सटर्नल चार्ज के केस में जो हमारा पोर्शन बन के आता है, लाइक दिस इज माई क्लोज सरफेस, दिस इज माई क्यू चार्ज, सपोज दिस इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस है, तो उस केस में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का ई डॉट डी एस हमारा निकल कर आ रहा होता, इसकी सारी वैल्यूज को हम लेकर आते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड द समेशन ऑफ दिस इज माई सॉलिड एंगल वाला पोर्शन। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर किसी क्लोज सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर हम एंगल, सॉलिड एंगल की बातें करते हैं, तो इसका ये पूरा क्लोज सरफेस मतलब कि ये पूरा स्फेयर, मेरा सपोज ये स्फेरिकल है, ये स्फेयर पूरा ड्रॉ किया गया है, तो जो इंटरनल पॉइंट पे तो वो 4 पाई हमारा सॉलिड एंगल, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट पर जो हमारा सॉलिड एंगल होता है वो होता है 0। सो वी हैव ऑटोमेटिकली ये 0 होता है, तो जब अगर ये 0 होगा तो हमारा जो ये पूरी वैल्यू जो होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज माई 0। सो अल्टीमेटली वी हैव जीरो फ्लक्स, या फिर कहूँ कि इस लेफ्ट हैंड साइड के बाद जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, दैट इज माई 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ जाएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू इसकी नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस ले लें, मतलब कि फ्लक्स ड्यू टू इंटरनल चार्ज, इंटरनल की वजह से भी ले लें और एक्सटर्नल की वजह से ले लें, लाइक दिस इज माई सरफेस, यहाँ पे मेरा कुछ क्यू इनक्लोज्ड है और यहाँ पे मेरा कुछ क्यू आउटसाइड है, कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूँ तो उस केस में क्या होगा, तो ये मेरा गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होगी वो तो नेट होगी, वो बिकॉज ऑफ द क्यू इनक्लोज भी होगी और बिकॉज ऑफ द क्यू आउट भी होगी, सही है। तो अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड में हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट, सरफेस इंटीग्रल सरफेस के लिए ई नेट डॉट डी एस, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो इसको हम सेपरेटली ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द ये इनक्लोज्ड वाले के लिए डॉट डी एस, और प्लस आउटसाइड वाले के लिए भी है ये डॉट डी एस, सही है, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज वाले के लिए अगर हम बात करें तो वो तो हमने निकाल ही लिया था, पिछले वाले में ही निकाला था क्यू इनक्लोज के लिए बात, क्यू इनक्लोज के लिए कितना आ रहा है, क्यू इनक्लोज
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। और आउटसाइड वाले केस में कितना आया था, तो दिस की वैल्यू अभी जस्ट यहाँ निकाला है, क्योंकि ये सॉलिड एंगल कितना फॉर्म कर रहा था, 0 फॉर्म कर रहा था आउटसाइड वाले पे, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है कि सरफेस इंटीग्रल उस गॉसियन सरफेस के लिए अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज रहेगा तो जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट, नेट की मतलब इनक्लोज वाला भी है और आउटसाइड वाला भी है, ठीक। डॉट डी एस स्मॉल एरिया है ये, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। दिस इज माय फाइनल प्रूफ ऑफ द व्हाट, गॉस लॉ। समझ में है? इसका बहुत एप्लीकेशन है, जगह जगह कई जगह एप्लीकेशन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कभी देखेंगे। तो फाइनली वी हैव कंक्लूजन। अभी के लिए तो हमारा केवल ये प्रूफ और गॉस लॉ के बारे में और सॉलिड एंगल के बारे में बस हमने देखा। तो कंक्लूजन जो आया वो कंक्लूजन यही आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी ड्यू टू द ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड बोथ ऑफ द गिवन क्लोज सरफेस, सही है, while the charges are contained within the closed surface only। मतलब कि जो हमारा राइट हैंड साइड में होगा, जो हमारा राइट हैंड साइड में होगा वहाँ पर हम केवल जो चार्ज इनक्लोज्ड वाला है उसी को कंसिडर करेंगे। अब ये चार्ज इनक्लोज्ड यहाँ कुछ हो सकता है क्यू होता, कुछ प्लस क्यू होता, कुछ -2 क्यू होता, +3 क्यू होता, इधर -7 क्यू होता, ऐसे करके होता। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो तो बिकॉज ऑफ द क्यू बी -QB 3QB सबके लिए। बट जो हमारा नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज के राइट हैंड साइड में नेट चार्ज कौन सा लिया जाएगा, इसको छोड़कर ये जो चार्जेस हैं इनके बारे, यानी कि +3Q +Q -2Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? ठीक है।